पिछली क्लास में हमने छठा चैप्टर किया था जो कि सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स के बारे में है। उसमें हमने देखा कि मेमोरी कैसे डेवलप करते हैं। तो मेमोरी के लिए हम 1 बिट स्टोरेज के लिए फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं। तो हमने देखा था कि हम 4 टाइप्स हमने डिस्कस की थी। SR फ्लिप फ्लॉप था, D फ्लिप फ्लॉप था, JK फ्लिप फ्लॉप था और JK की दोनों इनपुट्स को जोड़ के हमने T फ्लिप फ्लॉप बनाया था। उन चारों फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हुए हमने फिर उनके एक्साइटेशन टेबल्स को यूज करते हुए काउंटर्स भी बनाए थे। और उसके अलावा हमने एक एग्जाम्पल की थी जिसमें हमने देखा कि हम एक सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट से किस तरह से हम स्टेट टेबल डेवलप करते हैं और फिर स्टेट टेबल से स्टेट इक्वेशंस कैसे बनाते हैं और स्टेट डायग्राम कैसे बनाते हैं, या फिर डायरेक्टली हम सर्किट से पहले स्टेट इक्वेशन लिखते हैं और स्टेट इक्वेशन से टेबल बना लेते हैं और टेबल से हम उसकी स्टेट डायग्राम बना सकते हैं। तो स्टेट डायग्राम, स्टेट इक्वेशन और स्टेट टेबल ये जो है एक ही इंफॉर्मेशन की डिफरेंट शेप्स हैं और एक दूसरे में कन्वर्ट की जा सकती हैं। उसके बाद एक्साइटेशन टेबल को यूज करते हुए जो काउंटर्स बनाए थे उसमें हमने बाइनरी काउंटर कैसे बनाते हैं मुख्तलिफ फ्लिप फ्लॉप्स को यूज करते हुए वो देखा था, और उसके अलावा मिसिंग स्टेट वाला काउंटर कैसे बनाते हैं वो भी देखा। और उसके बाद हमने स्टेट इक्वेशंस अगर गिवन हो तो उससे सर्किट बनाना सीखा था कि किस तरह से सर्किट बना सकते हैं जब हमें स्टेट इक्वेशंस दी हुई हों। तो छठे चैप्टर में ये सब कुछ किया था। अब ये जो चैप्टर है ये काउंटर्स का है और काउंटर में हम काउंटर्स जो हैं उनकी जो टाइप्स हैं वो देखेंगे, और जो हमने छठे चैप्टर में जिस तरह से काउंटर्स डिज़ाइन किए थे वो भी देखेंगे। तो काउंटर्स जो हैं वो बेसिकली उनकी दो टाइप्स होती हैं। एक एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर्स होते हैं। एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर्स में हमें सेम इनपुट्स अप्लाई करनी होती हैं और जो सारे फ्लिप फ्लॉप्स को हम डिफरेंट क्लॉक पल्सेस देते हैं। तो एसिंक्रोनस काउंटर्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें क्लॉक पल्सेस डिफरेंट दी जाती हैं और सेम क्लॉक पल्स ना होने की वजह से वो सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते, इसलिए उनको एसिंक्रोनस काउंटर्स कहते हैं। जबकि दूसरी टाइप जो है उसमें क्लॉक पल्स सेम दी जाती है और इनपुट्स डिफरेंट होती हैं, तो उनको हम सिंक्रोनस काउंटर्स कहते हैं। तो फ्लिप फ्लॉप्स को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक क्लॉक पल्स और एक उनकी इनपुट। तो दोनों में से किसी एक को सेम रखना होता है। जब हम इनपुट सेम रखते हैं तो क्लॉक पल्सेस डिफरेंट होती हैं, तो उस वक्त हमारे पास एसिंक्रोनस काउंटर्स बनते हैं। और जब हम क्लॉक पल्स सेम रखते हैं तो क्लॉक पल्स सेम रख के हम डिफरेंट इनपुट्स के ज़रिए कंट्रोल करते हैं। और ये जो टाइप है काउंटर्स की इनको हम सिंक्रोनस कहते हैं। ये सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, इनमें स्टेट्स इकट्ठी चेंज होती हैं, एट ए टाइम चेंज होती हैं। तो पहले हम एसिंक्रोनस काउंटर्स को डिस्कस करते हैं। एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर्स में जैसा कि हमने कहा कि सेम इनपुट्स होंगी सारे फ्लिप फ्लॉप्स को, लेकिन क्लॉक पल्सेस डिफरेंट होंगी। तो हम 2 बिट एसिंक्रोनस काउंटर से स्टार्ट करते हैं। इनिशियली जब हम काउंटर स्टार्ट करेंगे तो उसकी स्टेट्स 0 0 होंगी, और जब फर्स्ट क्लॉक पल्स काउंटर को दी जाएगी तो उसकी स्टेट 1 हो जाएगी, सेकेंड क्लॉक पल्स पे 2, थर्ड क्लॉक पल्स पे 3, और 3 के बाद ये रीसेट होके 0 0 हो जाएगा और दोबारा से इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा 0 0 पे। ये बात याद रखिएगा कि काउंटर्स जो हैं वो सिर्फ क्लॉक पल्सेस काउंट करते हैं। जितनी क्लॉक पल्सेस एक्सटर्नली आप उनको देंगे उतनी ही उनकी स्टेट्स उतनी ही दफ़ा अपडेट होंगी। तो काउंटर्स ने सिर्फ क्लॉक पल्सेस को काउंट करना होता है, और स्टेट से मुराद हम उनकी आउटपुट्स लेते हैं, और उनकी आउटपुट पे क्या बाइनरी आ रही है वो बेसिकली हमारे जो काउंटर्स की आउटपुट होती है। तो उनको हम काउंटर फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स भी कहते हैं और स्टेट्स भी कहते हैं। तो स्टेट्स हम क्लॉक पल्सेस के ज़रिए कंट्रोल करते हैं इसमें काउंटर्स में। तो अब इसकी जो डायग्राम होगी वो किस तरह से बनेगी।
इसमें आप देख रहे हैं कि हमने कहा था कि इनपुट सेम होगी, तो हम जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं। हमने जे और के पे हाई कर दिया है, मतलब दोनों जे और के को 1 कर दिया है, J1 K1 को भी 1 कर दिया है। तो दोनों फ्लिप फ्लॉप्स जो जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं उनमें हमने इनपुट्स जो हैं वो 1 कर दी हैं। जे के फ्लिप फ्लॉप का हमें पता है कि जब इसकी दोनों इनपुट्स 1 कर देते हैं तो हर क्लॉक पल्स के साथ ही अपनी स्टेट कंप्लीमेंट करेगा। तो अब इसकी स्टेट्स कैसे चेंज होंगी वो हम देखते हैं। तो ये जो क्लॉक पल्सेस एक्सटर्नली आ रही होंगी उनको अगर हम देखें, तो पहली क्लॉक पल्स है तो इसके पॉजिटिव एज पे क्यू नॉट जो है वो 1 हो जाएगा। हम इसकी बात कर रहे हैं कि जब दोनों इनपुट्स 1 होने की वजह से जब इसको क्लॉक पल्स देंगे तो ये अपनी स्टेट कंप्लीमेंट कर लेगा। इनिशियली 0 होगी तो ये कंप्लीमेंट करके 1 कर लेगा। फिर क्योंकि इनपुट फिक्स 1 है, फिर अगली क्लॉक पल्स के पॉजिटिव एज पे ये अपनी स्टेट कंप्लीमेंट करके 0 हो जाएगा, और फिर अगली क्लॉक पल्स पे ये अपनी स्टेट कंप्लीमेंट करके 1 हो जाएगा, और नेक्स्ट जो इसकी क्लॉक पल्स आएगी इसको मिलेगी उस पर ये अपनी स्टेट दोबारा से कंप्लीमेंट करके 0 कर देगा। तो इस तरह से हम इसकी जो क्यू नाट है उसने 0 1 0 1 0 1 इस तरह से ही चलना होता है। और Q1 जो है वो हमें 2 दफ़ा 0 चाहिए, ये 0 और ये 0, उसके बाद फिर 1 और 1, फिर 0 और 0, उसके बाद 1 1, इस तरह से इसने चलना होता है। तो अब इसको जो हमने चूंकि इनपुट इसको भी फिक्स दी हुई है, अब इसको क्लॉक पल्स ऐसा सिग्नल देना है जिसका यहाँ पे पॉजिटिव एज जाएगा। अब इसको हमने क्लॉक पल्स ऐसा सिग्नल देना है जिसका यहाँ पे पॉजिटिव एज आएगा ताकि ये अपनी स्टेट वहाँ पे कंप्लीमेंट कर सके। अब अगर क्यू नॉट को देखें तो उसका यहाँ पे नेगेटिव एज है। तो अगर हम इसको कंप्लीमेंट को देखें तो कंप्लीमेंट जो है उसका यहाँ पे पॉजिटिव एज होगा। तो ये जो पॉजिटिव एज है इस क्यू नॉट के कंप्लीमेंट का, इसको यूटिलाइज करते हुए हम इसकी यहाँ स्टेट चेंज करेंगे। उसके बाद दोबारा से इसका पॉजिटिव एज यहाँ आ रहा है, और इससे क्या होगा कि इससे ये अपनी स्टेट दोबारा से कंप्लीमेंट कर लेगा। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है कि 0 0 0 1 0 0 से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद 0 1, उसके बाद 1 0, उसके बाद 1 1, और उसके बाद रीसेट हो गए 0 0 एंड सो ऑन, दोबारा से अपना ये सर्कल कंप्लीट करेगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस दूसरे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स चाहिए वो क्यू नॉट कंप्लीमेंट से दी जा सकती है, क्योंकि क्यू नॉट कंप्लीमेंट का वहाँ पर नेगेटिव सॉरी, क्योंकि क्यू नॉट कंप्लीमेंट का पॉजिटिव एज वहाँ आ रहा होता है जहाँ पे हमें Q1 की स्टेट को कंप्लीमेंट करना होता है। तो इसलिए हम पहले फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक पल्स देंगे और दूसरे फ्लिप फ्लॉप को पिछले फ्लिप फ्लॉप की Q कंप्लीमेंट फ्लिप आउटपुट से क्लॉक पल्स देंगे। तो ये हमारे पास 2 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर्स आ जाएगा। इसी तरह अगर हम 3 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर बनाना चाहें तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये 2 बिट हमने देखा था कि इसमें सेम इनपुट्स दी थी और पिछले फ्लिप फ्लॉप की कंप्लीमेंट वाली आउटपुट से हमने क्लॉक पल्स दे दी थी। और इस तरह से अगर हम आगे एक्सटेंशन करेंगे कि सेम इनपुट्स देंगे और पिछले फ्लिप फ्लॉप की क्यू कंप्लीमेंट वाली आउटपुट से हम क्लॉक पल्स दे देंगे, तो ये इस तरह से हम एसिंक्रोनस पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड काउंटर्स बना सकते हैं। तो ये 3 बिट के लिए हमें 3 ये लगाने पड़ेंगे, और अगर हम एक्सटेंड आगे करेंगे तो एक और फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे तो 4 बिट हो जाएगा, 5 बिट एंड सो ऑन। इस तरह से हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो एसिंक्रोनस काउंटर्स अगर हम जे के फ्लिप फ्लॉप से बनाना चाहें तो वो नहायत ही आसान है। उसका तरीका ये है कि हम सारे फ्लिप फ्लॉप्स को जे और के इनपुट्स जो हैं उनको 1 कर देते हैं, और एक्सटर्नल क्लॉक पल्स पहले फ्लिप फ्लॉप को देते हैं जिसकी आउटपुट क्यू नॉट होती है, और बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप जो हैं उनकी जो क्लॉक पल्स है वो पिछले फ्लिप फ्लॉप की कंप्लीमेंट वाली आउटपुट से दी हुई होती है। इस तरह से हम जितनी बिट्स का भी काउंटर बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं। ये नीचे इसकी टाइमिंग डायग्राम दी है, जिसमें आप देख रहे हैं 0 0 0, ये इनिशियली यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद 0 0 1,
और ये 0102 की बाइनरी है, 0113 की बाइनरी है, 1004 की बाइनरी है, 1015 की और 6 की, 7 की, और यहाँ पे आके वो रीसेट हो जाएगा। 8वीं पल्स पे काउंटर दोबारा से रीसेट हो गए 00 पे चला जाएगा। तो ये इस 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर की टाइमिंग डायग्राम है। अब इसी तरह से अगर हम एक्सटेंड करना चाहें तो 4 बिट 5 बिट बना सकते हैं। ये बनाने एसिंक्रोनस काउंटर्स बनाने बहुत आसान है। सारी इनपुट सेम कर देते हैं, क्लॉक पल्स पिछले फ्लिप फ्लॉप की कंप्लीमेंट वाली आउटपुट से दे देते हैं। अब इनमें इशू क्या आता है? इशू इनमें बेसिकली ये आता है कि ये है जो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स हम देते हैं पहले फ्लिप फ्लॉप को, वो, और जो पहला फ्लिप फ्लॉप है उसकी आउटपुट क्यू नॉट जो है वो ये है। अब आप ये देख रहे हैं कि ये क्लॉक पल्स तो हमने यहाँ पे दी, लेकिन आउटपुट 1 यहाँ हो रही है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो ड्यूरेशन है, ये यहाँ पे क्लॉक पल्स जो है वो लो टू हाई हो रही है। डी पल्स लो टू हाई मतलब ये वाली ड्यूरेशन जो है ये बेसिकली फ्लिप फ्लॉप का इंटरनल डिले है। इंटरनल डिले से ये मुराद है कि जब इसको पल्स मिलती है ये वाली, अब उस पल्स से आउटपुट जनरेट करने तक का जो टाइम है जो कंज्यूम करता है उस फ्लिप फ्लॉप का सर्किट, उसका इंटरनल डिले कहलाता है। अब ये थोड़ा सा हमने इसको एग्जैजरेट करके थोड़ा ज़्यादा बताया, ये बहुत मिली सेकेंड या नैनो सेकेंड में होता है, इसको हम इजीली देख नहीं सकते। इसको हमें हाई फ्रिक्वेंसी ऑसिलोस्कोप यूज़ करके ही हम इसको देख सकते हैं, वैसे नेकेड आई से ये हमें पता नहीं चलेगा। तो ये हमने थोड़ा सा एग्जैजरेट करके बताया है ताकि हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। तो इसमें पहला जो फ्लिप फ्लॉप है उसकी हमने सपोज किया है कि इतना डिले लेके सर्किट जो है वो आउटपुट जनरेट करेगा क्यू नॉट। तो जितने इनिशियली टाइम लगा उतना ही उसको लगेगा टाइम दोबारा से कंप्लीमेंट होने में। इस तरह से क्लॉक पल्स के ये जो पॉजिटिव एजेस हैं उनसे इतना इतना डिले के साथ ये पल्स चलेगी। अब ये जो क्यू नॉट का कम्प्लीमेंट है ये हमने दूसरे फ्लिप फ्लॉप को चूंकि क्लॉक पल्स के तौर पे दिया होता है, तो इसलिए इसकी जो ट्रांजिशन होनी है वो क्योंकि हम वो यहाँ पे जाके पल्स देंगे, तो जितना डिले ये लगा था उतना ही हम सपोज कर रहे हैं सेम फ्लिप फ्लॉप होने की वजह से उतना ही डिले दूसरा फ्लिप फ्लॉप लगाएगा। तो दूसरा फ्लिप फ्लॉप जो है उसकी आउटपुट भी उतने ही डिले के साथ 1 होगी और उतने ही डिले के साथ दोबारा से कम्प्लीमेंट होकर 0 होगी। और इस तरह से जो तीसरा फ्लिप फ्लॉप है वो ज़ाहिर है वो भी क्योंकि उसको पिछले फ्लिप फ्लॉप की कम्प्लीमेंट और आउटपुट से क्लॉक पल्स दे रहे हैं तो वो भी डिले के साथ ही 1 होगा। तो इस तरह से ये डिले जो है ये एडअप होता जाएगा। तो ये जो है ये वाला डिले है जो है ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का है, और ये जो दूसरा है ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप का डिले है, और इस तरह से ये थर्ड फ्लिप फ्लॉप का डिले। तो अगर आपके पास ज़्यादा फ्लिप फ्लॉप हैं, आपने कोई बड़ा काउंटर बनाया हुआ 8-10 फ्लिप फ्लॉप से, तो ये डिले ऐड अप होता जाएगा। जितना एक का होगा उतना ही आप रफली उतने जितने फ्लिप फ्लॉप्स लिए हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर आप 10 फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हो तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 टाइम्स जो है वो आखिरी आउटपुट आने तक डिले आपको मिलेगा। तो इसलिए ये इनमें इशू होता है कि अगर हमें बड़ा काउंटर बनाना है, ज़्यादा बिट्स का काउंटर बनाना है, तो ये जो डिले एडअप होता जाता है उसकी वजह से हम ये काउंटर फास्ट नहीं बना सकते। क्योंकि फ़र्ज़ किया अगर आपकी ये जो क्लॉक पल्स है यहाँ से लेके यहाँ तक की ड्यूरेशन की है, तो इससे क्या होगा कि अगर आखिरी फ्लिप फ्लॉप का डिले जो है वो इस क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन से ज़्यादा हो गया है तो फिर हमारी सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगी। ये पहले ही क्लॉक पल्स जो है वो पहले फ्लिप फ्लॉप को पहले ही इफेक्ट कर देगी, अभी तक पिछला डिले कंप्लीट नहीं हुआ और आखिरी फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट नहीं आई है, तो हमारी सीक्वेंस जो है वो आउटपुट की डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इसलिए अगर हमने ज़्यादा इनपुट्स लेनी होती हैं तो फिर हमें क्या करना होता है कि इस क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि डिले को हम उस क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन के अंदर कंपनसेट कर सकें और हमारा सीक्वेंस जो आउटपुट पे जो बिट्स का सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब ना हो।
तो ये इसका डिसएडवांटेज होता है। जितने बड़ा बनाएंगे उतना ही हमें क्लॉक पल्स को स्लो करना पड़ेगा। क्लॉक पल्स स्लो मतलब क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन बढ़ानी पड़ेगी, और क्लॉक पल्स की ड्यूरेशन बढ़ाने से काउंटर स्लो हो जाएगा। तो इसलिए एसिंक्रोनस काउंटर्स जो हैं वो हम फास्ट, ज़्यादा बिट वाले जो मतलब ज़्यादा बड़े काउंटर जो हैं उनको फास्ट नहीं बना सकते, वो स्लो होते हैं, और उनको फास्ट करने का कोई तरीका नहीं है। उसके लिए अगर हमें फास्ट काउंटर चाहिए, बड़े काउंटर और फास्ट चाहिए, तो फिर हमें सिंक्रोनस काउंटर्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो ये जो इशू है, जो डिले वाला है, ये इसमें एसिंक्रोनस काउंटर्स में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जबकि सिंक्रोनस काउंटर्स में आप देखेंगे कि यही जो डिले है, इसको एडवांटेज के तौर पे लेके हम काउंटर्स को डिज़ाइन करते हैं। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल दी है। एग्जांपल में कहता है कि एक 4 बिट नेगेटिव एज एसिंक्रोनस काउंटर बनाएं। अभी तक हमने देखा था कि जो पॉजिटिव एज ट्रिगर काउंटर थे, तो पॉजिटिव एज ट्रिगर जो है वो कम्प्लीमेंट वाली से इसलिए दे रहे थे क्योंकि क्यू नॉट का वहाँ पे नेगेटिव एज आता है, और क्यू नॉट के कम्प्लीमेंट का पॉजिटिव एज आता है, जहाँ पे हमें ये ट्रांजिशन दूसरे की करनी होती है, इस जगह इस जगह इस जगह इस जगह। और इसी तरह से ये जो है इसके ये जो नेगेटिव एज है इस पे इसकी ट्रांजिशन होती है, इस नेगेटिव एज पे इसकी ट्रांजिशन होती है। इस तरह से ये जो आखिरी जो बिट है Q3, इसकी ट्रांजिशन इसके नेगेटिव एज पे और फिर इस नेगेटिव एज पे होती है। तो अब चूंकि ये है ही नेगेटिव एज, इसलिए हमें इसको जो क्लॉक पल्स देनी है एक्सटर्नल, वो भी नेगेटिव एज होगी, और अगली जो पल्सेस हैं वो पिछले फ्लिप फ्लॉप की कम्प्लीमेंट वाली आउटपुट की बजाय हम क्यू नॉट से दे देंगे, अगर हमारे फ्लिप फ्लॉप जो हैं वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हैं। तो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होने से हम क्या करेंगे कि ये जो क्लॉक पल्सेस हमने दी हुई हैं वो बस हम क्यू नॉट की बजाय कम्प्लीमेंट की बजाय क्यू नॉट कम्प्लीमेंट की बजाय क्यू नॉट से ही दे देंगे हर फ्लिप फ्लॉप को। तो यहाँ तक जो हमने किया है, इसमें हमने देखा है कि एसिंक्रोनस काउंटर्स बनाने के लिए जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हुए हम सारी इनपुट्स 1 कर देते हैं, और क्लॉक पल्स एक्सटर्नल के अलावा बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप जो हैं, पहले फ्लिप फ्लॉप को एक्सटर्नल क्लॉक पल्स देते हैं, और बाकी सारे फ्लिप फ्लॉप को पिछले फ्लिप फ्लॉप की कम्प्लीमेंट वाली आउटपुट से देते हैं, अगर वो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो। और अगर हमारे पास नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हैं, जैसा कि इस फिगर में शो किया गया है, तो हम इस केस में जो क्लॉक पल्स देंगे वो पिछली फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट से देंगे हर एक को। तो जैसे इसमें पिछली क्यू आउटपुट से इसमें भी और इसमें भी, और अगर हम आगे एक्सटेंड करेंगे तो उनकी जो क्लॉक पल्स है वो भी पिछले फ्लिप फ्लॉप्स की क्यू आउटपुट से क्लॉक पल्सेस हम देंगे। तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड एसिंक्रोनस काउंटर बनाने के लिए दोनों में सिर्फ ये डिफरेंस होता है कि पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड में क्यू कम्प्लीमेंट से क्लॉक पल्स देते हैं, जबकि नेगेटिव एज ट्रिगर्ड में हमें क्यू आउटपुट से क्लॉक पल्स देनी होती है, जबकि इनपुट्स जो है वो सबकी 1 ही रखनी होती है। ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है, ये आप देख रहे हैं 0 से स्टार्ट हो गए 1 1 1 तक 15 तक जाएगा, उसके बाद 16 पल्स के नेगेटिव एज पे ये रीसेट हो गए 0 0 हो जाएगा, तो ये उसकी टाइमिंग डायग्राम आ जाएगी। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ बिट्स की बुनियाद पे जो हम काउंटर्स बनाते हैं उनका मोड फिक्स होता है। मोड से मुराद है कि उनकी जो आखिरी वैल्यू होती है फिक्स होती है। जैसे 3 बिट है वो 7 तक जाएगा, 4 बिट जो है वो 15 तक जाएगा, 5 बिट 32 तक जाएगा। और अगर हमारी रिक्वायरमेंट दरमियान में कहीं पे रोकने की है, मोड चेंज करने की है, तो उस सूरत में हम क्या करेंगे कि एक तो उसके 2 सॉल्यूशन है। एक तो ये कि अगर हमारे जो फ्लिप फ्लॉप हम काउंटर में यूज़ कर रहे हैं उन फ्लिप फ्लॉप में ये ऑप्शन हो कि उनको हम रीसेट कर सकें। ये जो इनपुट्स ये क्लियर वाली दी हैं, इनका मकसद ये होता है कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे हम अगर ये जो सर्कल जो बाहर लगा है, अगर सर्कल लगा हो तो फिर हम उसको 0 पे क्लियर करते हैं, और अगर सर्कल यहाँ पे ना लगा हो, ये लाइन वैसे ही लगी होती, तो ये 1 पे क्लियर होता। तो जब भी हम इन फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे 0 देंगे तो इन सब की स्टेट क्लियर हो जाएगी, वो रीसेट हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, एन एसिंक्रोनसली क्लॉक्ड डिकेड काउंटर विद एसिंक्रोनस रीसाइक्लिंग।
एसिंक्रोनस रिसाइकलिंग का मुराद है कि जो ही हम ये 0 देंगे उसी टाइम पे ये रीसेट कर देगा अपने आप को। और सिंक्रोनस रिसाइकलिंग अगर यहाँ पे लिखा होता है सिंक्रोनस रिसाइकलिंग, तो सिंक्रोनस रिसाइकलिंग क्लॉक पल्स के साथ ही रिसाइकिल करता है। एसिंक्रोनस रिसाइकलिंग का मतलब है कि जो ही आपने यहाँ पे 0 दिया उसी टाइम पे ही ये खुद को रीसेट कर देगा, मतलब क्लॉक पल्स का वेट नहीं करेगा। तो सिंक्रोनस इनपुट्स जो होती हैं वो क्लॉक पल्स के साथ एक्टिवेट होती हैं, और एसिंक्रोनस इनपुट्स जो हैं वो उनको क्लॉक पल्स का वेट नहीं करना होता। जिस टाइम पे आप वो इनपुट सप्लाई करते हैं उसी टाइम पे ही वो एक्टिवेट हो जाती हैं। ये एसिंक्रोनस क्लियर है, जिस टाइम पे भी आप यहाँ 0 देंगे उसी टाइम पे फ़ौरन रीसेट हो जाएगा, क्लॉक पल्स के पॉजिटिव एज का वेट, पॉजिटिव या नेगेटिव एज का वेट नहीं करेगा। ये चूंकि नेगेटिव एज पे ट्रिगरिंग हो रही है, इसलिए इसमें पिछले फ्लिप फ्लॉप्स की क्यू आउटपुट से हमने क्लॉक पल्स दी हुई है। अब इसको 10 पे हम रीसेट करना चाहते हैं। 10 की बाइनरी में क्या होता है 1010, तो इस पे 1 होगा, इस पे 0 होगा, इस पे 1 होगा और इस पे 0। तो जिन जिन पे 1 होगा ये आखिरी पे और ये दूसरे पे, इनसे हम इनपुट लेंगे ये वाली, और इनकी आउटपुट से हम इनपुट लेके नैंड गेट को देंगे। तो उससे क्या होगा ये वाला 1 और ये वाला 1 जब दोनों पे 1 आएगा, 10 से पहले इन दोनों पे 1 नहीं आएगा, तो जब जो ही 10 आएगा इन दोनों पे 1 आएगा और उस 1 से इस नैंड गेट की आउटपुट 0 हो जाएगी, तो ये इनको क्लियर कर देगा क्लॉक पल्स के साथ ही। तो इससे क्या होगा कि 10 डिस्प्ले नहीं होगा, बल्कि 9 के बाद ही फौरन ये जो फ्लिप फ्लॉप है वो रीसेट होके दोबारा से 10 की बजाय 0 पे आ जाएगा और 0 डिस्प्ले करेगा। जैसे टाइमिंग डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट क्लॉक पल्स पे ये 1 आउटपुट देगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद जो 10th क्लॉक पल्स होगी उस पे ये 10 की बाइनरी की बजाय फौरन रीसेट होके 0 आउटपुट दे देगा, 0 ये ग्लिच का मतलब होता है इंटरप्शन, सडन इंटरप्शन। तो यहाँ पे हमने जो उसका जो नॉर्मल सीक्वेंस है उसको इंटरप्ट करके यहाँ पे उसको रीसेट कर दिया है। वैसे अगर हम ये ना लगाएं तो ये 15 तक जाएगा, क्योंकि ये 4 बिट है, तो 15 तक जाएगा। अब ये इसको हम 10 पे रीसेट करने के लिए इन सारे फ्लिप फ्लॉप, अब एक और बात भी है कि इनको हम 10 में ये 1 और ये 1 होता है, हम सिर्फ इन दो को भी रीसेट कर सकते थे अगर हम इस पे और इस पे कर देते, क्योंकि ये ऑलरेडी रीसेट होते हैं ना 10 की बाइनरी पे। ये Q0 और Q2 जो है इन पे ऑलरेडी 0 होता है, इनको रीसेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर हम पर्टिकुलर 10 पे ही रीसेट करना चाहते हैं तो हम इसको और इसको, जिनकी आउटपुट 1 है, उनको ही क्लियर करवा दें तो भी हमारा जो काउंटर है वो रीसेट हो जाएगा। तो इसमें हमने सबको ही दे दिया हुआ है, तो ये सारे के सारे रीसेट हो जाएंगे। जो 0 थे पहले वो भी 0 ही रहेंगे, और जो 1 हो गए थे वो दोबारा से 0 होके काउंटर रीसेट हो जाएगा। तो ये इस तरह से हम मोड चेंज कर सकते हैं। डिकेड काउंटर या मोड 10 काउंटर इसको कहते हैं। इसको हमने 9 के बाद 10 पे रीसेट कर दिया है, इसको हम 15 तक नहीं लेके जा रहे। इस तरह से ये एक काउंटर दिया है जो कि मोड 12 है, इसका मॉडुलस 12 है। अब 12 पे रीसेट करना है। 12 पे क्या होता है कि आखिरी जो 2 है हमारे पास 1100 बाइनरी होती है 12 की, तो इस पे 1 होगा, इस पे 1 और इन दोनों पे 0 होगा, क्योंकि Q0 जो है वो इस साइड पे होती है। अगर आप बाइनरी लिखते हैं तो Q0 इस साइड पे होता है और Q3 जो है वो इस साइड पे होता है, तो इसलिए 12 की बाइनरी में 1100 होगा। तो इन दोनों पे 1 होगा, उनसे हमने इनपुट ली, नैंड गेट की बनाई, और इसका जो आउटपुट 0 आएगी वो इन दोनों को, क्योंकि इन दोनों पे 1 होगा उन दोनों पे नहीं होगा, तो इन दोनों पे हमने वो क्लियर अप्लाई कर दिया है। और इन दोनों पे कुछ भी अप्लाई नहीं करेंगे, अगर आप खाली नहीं छोड़ सकते, तो इन इनपुट पे चूँकि 0 अप्लाई नहीं करना, तो इनको हम क्लियर करना ही नहीं है हमने इस एप्लीकेशन में, जिसमें हमें 12 पे रीसेट करना है। तो फिर हमने क्या किया है, इन दोनों पे हमने 1 ही अप्लाई कर दिया है। तो इनपुट्स वैसे खाली नहीं छोड़नी होती, उन पे 0 या 1 कुछ ना कुछ अप्लाई करना होता है। तो इसलिए इन दोनों को हम जो है वो 1 अप्लाई कर रहे हैं। ये जो हाई हमने जो 1 सबको दिया हुआ है उसी से ही हम इनको भी, इन दोनों को भी 1 अप्लाई कर देंगे। तो इससे क्या होगा, ये काउंटर जो है 000 से लेके
11 तक चलेगा। जो ही 12 पल्स आएगी उस पल्स पे आके 12 की बजाय फ़ौरन ये 000 डिस्प्ले कर देगा। तो इसकी आउटपुट जो है वो 11, यहाँ पे 11 होगी, इस पल्स पे 11 होगी और इस पल्स पे 12 की बजाय रीसेट होके 00 हो जाएगी। तो ये इसकी टाइमिंग डायग्राम आ जाएगी। तो ये मोड 12 या मॉडुलस 12 काउंटर कहलाएगा। अब ये एक आईसी की डायग्राम है 74LS93 4 बिट एसिंक्रोनस बाइनरी काउंटर लॉजिक डायग्राम है ये उसकी। अब इसमें इस डायग्राम में वो बता रहा है कि इसमें 4 जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं, J0 K0, J1 K1, J2 K2 और J3 K3। अब इनमें ये जो आखिरी जो 3 फ्लिप फ्लॉप्स हैं इनकी क्लॉक पल्स जो है वो पिछले क्यू आउटपुट जो है उससे ली है, नेगेटिव एज है तो इसलिए क्यू से ले ली, इसमें भी ले ली। और इसकी जो क्लॉक पल्स है वो इसके साथ कनेक्टेड नहीं है, वो एक्सटर्नली अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, बी यहाँ कनेक्टेड नहीं है बल्कि एक्सटर्नली अप्लाई किया जा सकता है। जबकि ए नॉट जो है पहले फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक पल्स वो एक्सटर्नली अप्लाई, वो तो होती ही एक्सटर्नली। हर फ्लिप फ्लॉप, हर काउंटर में पहले फ्लिप फ्लॉप को हम एक्सटर्नल क्लॉक पल्स देते हैं एसिंक्रोनस काउंटर्स में, जबकि सिंक्रोनस में सबको ही हम सेम दे देते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो इसमें आईसी में क्या है, 4 फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं और इनके इंटरनल कनेक्शन ये हुए हुए हैं। ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये इसके साथ कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड नहीं है, ये एक्सटर्नली अवेलेबल है और ये भी एक्सटर्नली अवेलेबल है। और ये जो है ये रीसेट करने के लिए नैंड गेट की 2 इनपुट्स हैं R01 और R02। इन दोनों पे जब 1 1 देंगे तो 1 1 से क्या होगा कि ये इसकी आउटपुट 0 हो जाएगी और ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये हम इसका मॉडुलस चेंज करने के लिए ये नैंड गेट यूज़ करेंगे। अब अगर हम इसको एज ए 3 बिट काउंटर यूज़ करना चाहते हैं तो फिर ये पहला फ्लिप फ्लॉप जो है इसको हम यूज़ नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं। ये 1 बिट और ये 2 बिट और ये 3 बिट हो जाएंगी। तो हम एक्सटर्नल क्लॉक पल्स बी पे अप्लाई कर देते हैं, तो ये अगले 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ करके इसको हम 3 बिट काउंटर यूज़ करते हैं। और अगर हमें 4 बिट काउंटर के तौर पे यूज़ करना हो तो फिर हमें क्या करना होगा, जैसे ये सारे फ्लिप फ्लॉप जो हैं ये इसकी और इसकी पिछले फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट से क्लॉक पल्स दी है, इसको भी पिछले फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट से देनी होगी। तो फिर ये जो क्लॉक बी है इसको हमें क्यू नॉट के साथ जोड़ना होगा। जैसे इसमें आप देखें कि ये उसने 4 बिट काउंटर के तौर पे यूज़ किया है, तो क्यू नॉट को उसने क्लॉक बी के साथ जोड़ दिया है। बाकी जो है वो बाकी सारे कनेक्शन उसमें ऑलरेडी हुए हुए हैं, तो ये अब एज ए 4 बिट काउंटर यूज़ हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं, इसका ये कनेक्शन नहीं करेंगे तो फिर जो है वो ये 4 बिट काउंटर के तौर पे यूज़ नहीं होगा। फिर आप क्लॉक बी को यूज़ करके इसको इन 3 को यूज़ करके एज ए 3 बिट काउंटर यूज़ करेंगे। तो 4 बिट काउंटर यूज़ करने के लिए ये आपको बी जो है उसको क्यू नॉट के साथ कनेक्ट करना ही है। दूसरा इसमें उसने कहा है कि इसको अगर आप एज ए डिकेड काउंटर के तौर पे कनेक्ट करना चाहते हैं तो फिर इसको रीसेट कैसे करेंगे। मतलब 10 पे रीसेट इसको करना है तो 10 में 1 0 1 0 होता है, तो Q3 और Q1 पे 1 होता है, तो हमने Q3 और Q1 से इनपुट लेके वो R01 और R02 पे जो कि नैंड गेट की इनपुट्स थी उनके साथ कनेक्ट कर दिया है। तो अब ये जो दोनों 1 जब यहाँ आएंगे नैंड गेट जो है वो इंटरनली क्लियर कर देगा और हमारा जो काउंटर है वो 10 पे रीसेट हो जाएगा। अब अगर इसको हम 12 पे इसको रीसेट करना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, 10 में चूंकि ये वाला 1 होता है तो यहाँ से इनपुट दी थी R02 पे, 12 में ये पहले दोनों 1 होते हैं तो फिर इस पे और इससे इनपुट लेंगे और वो नैंड गेट को अप्लाई कर देंगे। और ये जो है जब भी आप 4 बिट काउंटर के तौर पे यूज़ करेंगे ये क्यू नॉट और क्लॉक भी इनको आपको जोड़ना ही है। जैसे पिछली फिगर में भी देखा कि इसमें भी ये जोड़ा हुआ है और इसमें भी जोड़ा हुआ है। उसके बाद ये जो Q3 और Q1 से ले रहे हैं ये इसका मोड सेट करने के लिए, मोड 10 बनाने के लिए, इस तरह से 12 बनाने के लिए हम इसको ये जो Q1 की बजाय Q2 और Q3 इन दोनों से हम इसको रीसेट करेंगे। तो जो ही 12 आएगा इन दोनों पे 1 आएगा और ये रीसेट होके 12 की बजाय 00 डिस्प्ले करेगा। तो ये 0 से लेके 11 तक। अब ये जो CTR DIV12 है ये काउंटर डिवीजन 12, तो ये एक
ये यूज़ किया जाता है इनके मॉडुलस के लिए। ये बताता है कि ये 12 पे डिवाइड करेगा, इसमें 12 नहीं आएगा, 0 से लेके 11 तक मॉडुलस 12 काउंटर है, तो 0 से लेके 11 तक जाएगा और उसके बाद रीसेट होकर दोबारा 0 पे आ जाएगा। तो ये आईसी की जो डायग्राम थी उसको किस तरह से कनेक्ट करके हम एज ए 3 बिट काउंटर कैसे यूज़ करते हैं, एज ए 4 बिट काउंटर कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद उसका मोड कैसे रीसेट करते हैं R01 और R02 को, ये उसकी एग्जांपल्स अभी हमने देखी हैं। नेक्स्ट हम सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर्स पे आते हैं। तो सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें क्लॉक पल्सेस सेम होती हैं, सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, सारी स्टेट्स जो हैं वो एट ए टाइम चेंज होती हैं, इकट्ठी चेंज होती हैं, जबकि इनकी जो इनपुट्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि क्लॉक पल्स हमने जब सेम दी है तो कंट्रोल करने के लिए अब हम इनपुट यूज़ करेंगे, जबकि एसिंक्रोनस में हमने क्लॉक पल्सेस जो हैं वो डिफरेंट दी थी और उनके ज़रिए हमने काउंटर की स्टेट्स को कंट्रोल किया था, जबकि इनपुट सेम थी। तो इनपुट्स सेम रख के हम क्लॉक पल्स को एज ए कंट्रोल यूज़ करते हैं एसिंक्रोनस में, जबकि सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर में हम क्लॉक पल्सेस फिक्स कर देते हैं। वो क्लॉक पल्सेस जो हैं वो सबको सेम मिल रही होती हैं, उनका इफ कोई काम नहीं रहता, वो कंट्रोल में कोई रोल प्ले नहीं करती, अनलेस के क्लॉक पल्स आप रोक देंगे तो काउंटर रुक जाएगा, सारे के सारे फ्लिप फ्लॉप रुक जाएंगे। लेकिन अगर आप क्लॉक पल्स दे रहे हैं तो फिर उनकी स्टेट्स को कंट्रोल करने के लिए आप इनपुट सप्लाई करेंगे। अब कौन सी इनपुट कब अप्लाई, क्या अप्लाई करनी है, ताकि हम फ्लिप फ्लॉप की स्टेट अपनी मर्जी के मुताबिक चेंज कर सकें, तो वो हम देखते हैं कि सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर्स जो हैं वो किस तरह से बनाए जा सकते हैं। ये हमने जो छठे चैप्टर में जो डिज़ाइनिंग की थी वो सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर्स ही की थी, क्योंकि उनमें हम क्लॉक पल्स सबको सेम देते हैं और इनपुट्स डिटरमिन करते हैं कि क्या क्या फ्लिप फ्लॉप्स को इनपुट्स देनी होंगी। ये 2 बिट सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर है जेके फ्लिप फ्लॉप से। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो क्लॉक पल्स एक्सटर्नल है ये पहले फ्लिप फ्लॉप को भी दी हुई है और दूसरे फ्लिप फ्लॉप को भी दी हुई है, और जबकि जो इनपुट्स हैं ये पहले फ्लिप फ्लॉप को हाई दी हुई है और दूसरे फ्लिप फ्लॉप को जो इनपुट दी है वो पिछले फ्लिप फ्लॉप की Q0 आउटपुट से ही दे दी है। अब ये क्यों दी है वो हम देखते हैं। अच्छा, प्रोपिगेशन डिले, जो मैं एसिंक्रोनस काउंटर्स के हवाले से बात कर रहा था कि जब क्लॉक पल्स आती है तो Q0 आउटपुट जो है वो इतनी ड्यूरेशन, इतने डिले के बाद आती है, और ये जो डिले है ये वो डिले होता है जो कि वो टाइम होता है जो कि फ्लिप फ्लॉप कंज्यूम करता है क्लॉक पल्स मिलने के बाद आउटपुट जनरेट करने तक। ये इसका प्रोपिगेशन डिले कहलाता है। ये फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का प्रोपिगेशन डिले है। और इस तरह से जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसको भी क्लॉक पल्स यही मिली है तो उसका भी डिले इतना ही होगा, और जो थर्ड फ्लिप फ्लॉप है उसका भी इतना ही होगा। इसलिए ये जो Q0, Q1, Q3 हैं ये इकट्ठी जो है वो अपनी स्टेट चेंज, अगर कोई होती है या नहीं होती है वो अलग बात है, लेकिन अगर चेंज होती हैं तो इकट्ठी होंगी। तो ये सारी की सारी आउटपुट्स इकट्ठी आएंगी, जबकि एसिंक्रोनस में इकट्ठी नहीं आती, पहली यहाँ आ रही है तो दूसरी उसके बाद डिले में आती है, तीसरी उसके बाद डिले में आती है। जबकि सिंक्रोनस में चूंकि क्लॉक सबको सेम दी हुई होती है इसलिए सबकी स्टेट्स इकट्ठी एक ही जितने डिले के बाद आ जाती हैं। ये हमने, अगर हमारे पास एसिंक्रोनस काउंटर होता तो पहले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है वो ये वाला डिले उसमें आ रहा है, दूसरे फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट है उसमें डिले ये दूसरा उतना ही ऐड हो जाता है। इस तरह से तीसरी आउटपुट जो है वो भी इतने ही डिले के बाद आएगी और डिले ऐड अप होता जाएगा। जबकि सिंक्रोनस में क्या होगा कि ये जो डिले जो दूसरे में आया है ये नहीं आएगा, बल्कि इसमें हमारे पास ये फर्स्ट का डिले आया है और सेकंड का भी डिले इतना ही होगा। दोनों का डिले जो है वो इतना ही होगा, दोनों इकट्ठे, जिस तरह से ये जिस वक्त ये अपनी स्टेट चेंज करेगा उसी तरह से ये भी नीचे वाला फ्लिप फ्लॉप भी अपनी स्टेट चेंज करेगा। अब इनमें डिले अक्यूमुलेट नहीं होगा, एड अप नहीं होगा, बल्कि सबका सेम होगा और सिर्फ इतना ही होगा। तो अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। इसलिए जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि एसिंक्रोनस काउंटर्स में
जो है वो डिले एडअप होता जाता है, दूसरा इतने ही डिले के बाद तीसरा, उतने डिले के बाद चौथा, और जितनी बिट्स ज़्यादा होंगी उतना डिले एडअप होता जाएगा। जबकि सिंक्रोनस काउंटर जो कि ये हैं, इनमें डिले जितनी मर्जी बिट आप यूज, चाहे आप 100 बिट काउंटर बना लें, सबकी स्टेट जो है वो इकट्ठी चेंज होगी। इसलिए अगर हमें बड़ा काउंटर बनाना होता है तो हम सिंक्रोनस काउंटर्स बनाना प्रेफर करते हैं। लेकिन इनमें इशू जो बेसिकली होता है, इनकी डिज़ाइनिंग के लिए हमें हर फ्लिप फ्लॉप की इनपुट डिटरमिन करनी पड़ती है। जबकि उसमें तो हमने कहा था कि हम इनपुट सबको सेम दे देंगे और क्लॉक पल्स जो है वो पिछले फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट से दे देंगे अगर वो नेगेटिव एज ट्रिगर्ड है, और क्यू कम्प्लीमेंट आउटपुट्स से क्लॉक पल्स दे देंगे अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो वो बनाने बहुत आसान है, लेकिन उनमें बड़ा काउंटर बनाते हुए हमें ये इशू आता है कि जो डिले है वो एक्यूमुलेट होके हमारी सीक्वेंस डिस्टर्ब करता है। जबकि ये जो सिंक्रोनस काउंटर्स हैं, इनमें हम बड़ा काउंटर बना सकते हैं, वो सीक्वेंस डिस्टर्ब नहीं होगी। लेकिन इसमें इशू ये है कि इसमें हमें हर इनपुट डिटरमिन करनी पड़ती है कि क्या क्या देंगे। जितने फ्लिप फ्लॉप लगाएंगे हर एक की इनपुट्स जो है वो कुछ की सेम भी हो सकती हैं, कुछ की डिफरेंट होंगी, लेकिन वो क्या होंगी वो हमें हमें डिज़ाइनिंग प्रॉपर करना पड़ती है। तो वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो एक दफ़ा डिज़ाइनिंग कर ली, उसके बाद हमने फिर वो इनपुट सप्लाई कर देते हैं, तो फिर ये हमारा काउंटर। तो इसमें हमें डिज़ाइनिंग करना पड़ती है, जबकि एसिंक्रोनस जो हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्डली बन जाते हैं। ये 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर अगर हम बनाना चाहते हैं तो वो किस तरह से बनाएंगे। ये 2 बिट में हमने देखा कि पिछले फ्लिप फ्लॉप की जो क्यू आउटपुट है उसी से ही हमने इसको इनपुट दे दी थी। तो इससे क्या होगा कि इसके जो ही इस पे 1 आएगा, उसके बाद उस 1 से ये इसकी स्टेट चेंज होगी। तो अब ये इसको ज़रा इसकी टाइमिंग डायग्राम अगर हम देखें, ये वाली, इसमें आप देखें कि ये जो क्लॉक पल्स के पॉजिटिव एज हैं, ये पहला फ्लिप फ्लॉप इस पॉजिटिव एज पे कम्प्लीमेंट हुआ, दूसरा इस पे पहला फ्लिप फ्लॉप जो है इसकी आउटपुट ये पहली जब पल्स आती है उस वक्त कम्प्लीमेंट हुई स्टेट, फिर दूसरी पल्स पे दोबारा कम्प्लीमेंट हो गई, 0 हो गई, तीसरी पे दोबारा 1 हो गई, चौथी पे दोबारा 0 हो गई। और अगर हमारे पास जो दूसरा है उसकी हमारी रिक्वायरमेंट ये होती है कि 0 0 0 1 1 0 1 1, उसके बाद यहाँ रीसेट हो गया 0 0 हो जाएगा। उसकी स्टेट हमें यहाँ चेंज करनी होती है और यहाँ चेंज करनी होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जेके फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स के साथ 1 इनपुट, दोनों इनपुट्स 1 देने से वो अपनी स्टेट कम्प्लीमेंट करता है। हमें यहाँ कम्प्लीमेंट करनी, तो हम क्या करते हैं कि ये जो पिछली आउटपुट क्यू नाट है, डिले की वजह से ये जो इंटरनल डिले आया है, जब ये क्लॉक पल्स का पॉजिटिव एज आएगा जो कि हमने इस दूसरे फ्लिप फ्लॉप को क्लॉक पल्स दी हुई है, अब इसको इनपुट हम क्यू नाट ये वाली दे देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो 1 है, जो क्लॉक पल्स के पॉजिटिव एज के टाइम ये जो 1 है, डिले की वजह से ये 1 हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं एज ए इनपुट के तौर पे और इसकी स्टेट कंप्लीमेंट कर लेते हैं। उसके बाद आप देखें कि इस एज के अलावा ये इस पे भी 0 है, इस पे भी 0 है, और इस एज पे, इस पॉजिटिव एज पे भी इसकी आउटपुट 1 है। तो यहाँ पे हमें ये दोबारा से कंप्लीमेंट करनी होती है। तो इसलिए ये जो क्यू नाट है, पिछले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट, इसको हम एज ए इनपुट यूज़ करते हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप की। तो जहाँ जहाँ पे हमें उसकी स्टेट चेंज करनी होती है, उस पॉजिटिव एज पे इसकी ये जो क्यू नाट आउटपुट है, ये हमें 1 दे रही होती है, और इस वन को और इस वन को यूटिलाइज करते हुए हम ये स्टेट और ये स्टेट कंप्लीमेंट कर लेते हैं। इसी तरह से अगर हम आगे चलना चाहते हैं तो फिर हम क्या करेंगे कि ये जो 3 बिट काउंटर है, इसमें क्या है, पहले में हमने 1 देनी है, क्योंकि पहले में तो वो 0 1 0 1 ही होना होते हैं, इसलिए उसको 1 दे देते हैं। हर क्लॉक पल्स के साथ वो अपनी स्टेट कंप्लीमेंट कर लेता है। और दूसरा जो है वो क्यू नाट के साथ करता है। और तीसरे में क्या होगा कि क्यू नाट और क्यू 1 पिछले फ्लिप फ्लॉप की जो आउटपुट्स, जितने भी फ्लिप फ्लॉप हैं उन सब की आउटपुट्स का प्रोडक्ट हम इसको देते हैं। एक और लगाएंगे तो फिर हम जो है वो इन पिछले सारे तीनों फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स का प्रोडक्ट उसको देंगे, 4 बिट बन जाएगा। तो ये इससे होगा क्या कि ये जो पहला क्यू नाट है, इसमें आप देखें कि ये जो क्लॉक पल्स के साथ थोड़े से डिले के बाद शो की हुई है, और उसके बाद अब ये नॉर्मली हम ये डिले शो नहीं करते, हमें पता है कि डिले आता है, लेकिन हम उसको
कंसिडर नहीं करते, क्योंकि वो इतना शार्ट ड्यूरेशन का होता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि आउटपुट में डिले आया है। लेकिन ये हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम जो है यहाँ पे शो करें। अब जब जब देखें कि पहले को हमने चूंकि 1 1 इनपुट दी है, तो वो हर पॉजिटिव एज पे अपनी स्टेट कंप्लीमेंट करेगा। यहाँ भी की है, यहाँ भी की है, यहाँ भी की है। इस तरह से ये क्यू नॉट आउटपुट जो है वो हर पॉजिटिव एज पे, इस पे, इस पे और इस पे और इस पे एंड सो ऑन, हर पॉजिटिव एज पे अपनी स्टेट कंप्लीमेंट करेगा। दूसरे फ्लिप फ्लॉप को हमने चूंकि ये क्यू नॉट इनपुट दी होती है, तो इसका इस पॉजिटिव एज पे 1 आ रहा है, इस पे आ रहा है, इस पे आ रहा है और इस पे आ रहा है। तो ये 4 जगहों पे अपनी स्टेट यहाँ पे इस की वजह से, और यहाँ पे इसकी वजह से, और इस 1 की वजह से ये कंप्लीमेंट होगी, और इस 1 की वजह से ये कंप्लीमेंट होगी। अब तीसरा जो फ्लिप फ्लॉप है, ये इसको जो इनपुट दे रहे हैं वो इन दोनों का प्रोडक्ट इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पे स्टेट चेंज करनी है इसकी, और यहाँ पे करनी है। अगर हम प्रोडक्ट नहीं देते, सिर्फ इसी को ही दे देते हैं, तो उसको आप देखें, इस पॉजिटिव एज पे भी ये 1 है, यहाँ पे भी स्टेट चेंज कर देगा, यहाँ पे भी कर देगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये पॉजिटिव एज पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ये देखें ना, ये पॉजिटिव एज है इसकी, और ये तो ये 1 है। अब इस 1 को, इसका इफेक्ट ख़त्म करने के लिए हम इस 0 से मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट इसीलिए ले रहे हैं ताकि ये 0 हो जाए और यहाँ स्टेट चेंज ना हो, और जहाँ पे दोनों 1 हो, ये वाला 1 और ये वाला 1, और उनकी वजह से फिर ये कम्प्लीमेंट हो, और ये 1 और ये 1 जाए, उसकी वजह से ये कम्प्लीमेंट हो। इसी तरह से जब इससे आगे 4 बिट बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, इसमें आप देख रहे हैं ना, इसमें 0 1 0 1, इसमें 2 0 2 1 2 0 2 1, और इसमें 4 0 4 1 आते हैं। तो अगला जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें 8 0 आएंगे, यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज होगी, और 8 1 आएंगे। तो यहाँ पे कैसे चेंज होगी, ये तीनों के जो 1 है, ये पिछले सारे फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट जो है इनका प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ पे 1 आ रहा है, उसके अलावा कहीं पे भी जो है वो सबका प्रोडक्ट 1 नहीं होगा। इसलिए हम सिंक्रोनस काउंटर्स में जेके फ्लिप फ्लॉप से अगर हम बनाएं, तो पिछले फ्लिप फ्लॉप जितने भी होते हैं, पहले को तो 1 1 इनपुट दे देते हैं, जैसे ये पहले को 1 1 दी है, बाकी फ्लिप फ्लॉप को पिछले फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट्स का प्रोडक्ट देते हैं। इसका ये चूंकि एक ही था तो ये डायरेक्टली दे दी, 2 हुए तो दोनों का प्रोडक्ट, 3 हुए तो तीनों का प्रोडक्ट देंगे। जैसे ये 4 बिट है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये पहले 1 1 है, और ये पहले की आउटपुट इसको इनपुट के तौर पे दे दी है, और पहले और दूसरे की आउटपुट्स का प्रोडक्ट जो है वो इसको तीसरे को दे दिया है, और पहली 2 का प्रोडक्ट यहाँ कर चुके हैं, और उसको हम तीसरे के साथ मल्टीप्लाई करके इसको इनपुट के तौर पे दे देते हैं। और अगर हम 5 बिट तक लेके जाना चाहें तो फिर एक और ये नैंड गेट, यहाँ पे एंड गेट लगाएंगे। इन तीनों का प्रोडक्ट हो चुका है, इसके साथ प्रोडक्ट करेगा वो एंड गेट, और अगले फ्लिप फ्लॉप को एज ए इनपुट हम अप्लाई कर देंगे, तो 5 बिट काउंटर बन जाएगा। तो इस तरह से हम सिंक्रोनस काउंटर्स जो हैं वो बना सकते हैं। ये जेके फ्लिप फ्लॉप से बनाना तो इजी है, पिछली फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स का प्रोडक्ट दे देते हैं, पहले को 1 1 इनपुट देते हैं। तो ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है, 0 0 0 से स्टार्ट हो गए, 1 2 3 4 अप टिल 15 1 1 1, और यहाँ पे जाके ये जो तीनों 1 है, इसका 1 इसका 1 इसका 1, तीनों का प्रोडक्ट इसको रीसेट करेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट इसको रीसेट नहीं, सॉरी, इन तीनों का प्रोडक्ट इसको कंप्लीमेंट करेगा, और इन तीनों का प्रोडक्ट इसको यहाँ कंप्लीमेंट करेगा। जबकि इसका ये जो कंप्लीमेंट हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसको कंप्लीमेंट करता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसको कंप्लीमेंट करता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसको, और इन दोनों का प्रोडक्ट इसको। और ये जो है इसकी स्टेट इस 1 से, फिर इस 1 से, फिर इस 1 से, फिर इस 1 से कंप्लीमेंट होती है। तो इस तरह से हम जो सिंक्रोनस काउंटर्स में क्लॉक पल्स तो सेम देते हैं, लेकिन जो इनपुट्स देते हैं वो पिछले फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट्स का प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं, जबकि पहले फ्लिप फ्लॉप को, चाहे वो सिंक्रोनस हो या एसिंक्रोनस, पहले फ्लिप फ्लॉप को हम 1 1 इनपुट ही देते हैं। ये हम देख रहे हैं कि ये बाय इंट्यूशन टाइमिंग, ये इसको हम डिज़ाइनिंग के बगैर ही हम कैसे बनाते हैं। बाकी अगर हम डिज़ाइनिंग भी जो करते हैं वो भी अगर जेके से करेंगे तो इसी तरह ही बनेगा, डिज़ाइनिंग से अगर हम करेंगे। और अगर हम किसी और फ्लिप फ्लॉप को यूज़ कर रहे हैं तो वो फिर उसका एक्साइटेशन टेबल यूज़ करके हम बना सकते हैं। तो बेसिकली
टी फ्लिप फ्लॉप से अगर आप बनाना चाहें तो फिर भी ऐसा ही होगा, क्योंकि आपको पता है कि जेके और टी फ्लिप फ्लॉप में सिर्फ और ये फ़र्क होता है कि उनकी दोनों इनपुट्स को जोड़ दिया होता है। तो ये चूंकि ऑलरेडी जोड़ी हुई हैं, तो इसलिए चाहे आप यहाँ जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ करें या जेके को हटा के उसकी जगह टी यूज़ कर लें, क्योंकि दोनों इनपुट्स ऑलरेडी हमने टाई की हुई हैं। और टी में हम दोनों जेके ही को उसकी दोनों इनपुट जे और के को टाई करके टी फ्लिप फ्लॉप बना लेते हैं। इसलिए जेके और टी दोनों एक ही तरह ही काम करते हैं जब आप दोनों इनपुट्स को सेम कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं बीसीडी डिकेड काउंटर। एसिंक्रोनस काउंटर्स में हमने डिकेड काउंटर जो बनाया था वो हमने कहा था कि नैंड गेट से हम उसको रीसेट करेंगे अगर हमारे पास क्लियर वाली ऑप्शन है। अब ये सवाल पैदा होता है कि अगर फ्लिप फ्लॉप में क्लियर वाली ऑप्शन है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे। फिर हमें उसकी स्टेट्स को देखना पड़ेगा कि हम उसकी स्टेट को किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं और कहाँ पे हमें क्या स्टेट चाहिए। अब आप देखें डिकेड काउंटर में आपको 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आपको यहाँ रीसेट करना होता है, 10 पे जाके रिसाइकिल करना होता है, 0 0 0 0 ये रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपके पास क्लियर वाली ऑप्शन नहीं है तो इस 0 0 की बजाय आपको 1 0 1 0 10 मिलेगा, 10 की बाइनरी मिलेगी। और आपको करना क्या है कि ये 0 और ये 0 जो है ये तो दोनों सेम है, इनमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 0 हो गए हैं, क्योंकि ये भी 0 चाहिए, ये भी 0 और ये जो 1 है इसको हमने 1 की बजाय 0 करना है। और ये जो 1 है, ये जो मैंने नीचे लिखा है ना, वो एक्चुअली यहाँ पे आएगा जब ये काउंटर नॉर्मली चल रहा है। 9 के बाद जब 10 आएगा तो इनकी जगह पे 10 आएगा, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि 10 की बजाय ये 0 0 0 0 आए, क्योंकि हम इसको डिकेड काउंटर या बीसीडी काउंटर बनाना चाहते हैं जो कि 9 के बाद रीसेट होके 10 की बजाय 0 0 देता है। तो अब हम ये सपोज देख रहे हैं कि होगा क्या अगर 0 0 की बजाय अगर 10 आता है तो ये आउटपुट आएगी। अब इस आउटपुट को हमें इस 1 को भी 0 करना है और इस 1 को भी 0 करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए आप देखें कि ये 1 जो है यहाँ पे कैसे होता है। तो इसमें हमने देखा था कि पिछले फ्लिप फ्लॉप की क्यू आउटपुट जब हम अप्लाई करते हैं तो उसका 1 जो है वो इस 0 को कम्प्लीमेंट करता है, फिर ये 1 इस 1 को कम्प्लीमेंट करता है, फिर ये 1 इस 0 को कम्प्लीमेंट करता है और फिर ये 1 जो है इस 1 को कम्प्लीमेंट करता है। ठीक है, और अब ये जो 1 है ये इस 0 को दोबारा से कम्प्लीमेंट करके ये 1 बनाएगा। हमें क्या करना है कि इस 1 का इफ़ेक्ट ख़त्म करना है। इस 1 का इफ़ेक्ट हम कैसे ख़त्म करेंगे, इसको हम Q0 को हम Q0 के Q3 के कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। Q0 को हम Q3 के कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। उससे क्या होगा कि यहाँ पे ये जो 1 1 ये जो 1 है इसका कम्प्लीमेंट Q3 का 0 होगा, इसका और इसका प्रोडक्ट जो है वो 0 हो जाएगा। तो ये 1 इसको चेंज करके इसको 0 से 1 नहीं कर सकेगा। फिर क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इनपुट 0 मिल रही होगी और 0 से स्टेट चेंज नहीं होगी, 0 है तो 0 ही रहेगी। तो ये इस 1 का इफेक्ट हम कैसे ख़त्म कर रहे हैं, इसको Q3 के कम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। उससे क्या होगा, सिर्फ इसका इफेक्ट ख़त्म होगा, क्योंकि ऊपर आप देखें ये जो 1 है इसका कम्प्लीमेंट Q3 का यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट है वो 1 ही देगा। लेकिन सिर्फ यहाँ पे चूंकि ये अब 1 हो गए थे तो यहाँ पे इसका Q3 का कम्प्लीमेंट 0 होगा और इस 1 के साथ उसका प्रोडक्ट 0 होगा। सिर्फ इसको इफेक्ट करेगा, ऊपर वाले 1 जो हैं उनको Q3 का कम्प्लीमेंट इफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे वो ऑलरेडी 1 होगा। और इस तरह से इसके बाद जब इसने यहाँ से इस 1 ने 1 ही रहना होता है, हम क्या करना चाहते हैं, इसको रीसेट करना चाहते हैं। अब ये कैसे होता है 1, इस 0 से 1 इन तीनों 1 जो इनके प्रोडक्ट से हो रहा होता है, तो हमें यहाँ पे एक और टर्म ऐड करना होगी, ये वाली Q0 और Q3, क्योंकि आप देखें Q0 और Q3 इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है। इन दोनों का प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ 1 होता है, ऊपर कहीं पे भी नहीं है, क्योंकि ये दोनों 1 सिर्फ यहाँ, इसके ऊपर जो है वो 0 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ऊपर कहीं भी इफेक्टिव नहीं होगा, कहीं पे भी 1 नहीं देगा। सिर्फ यहाँ पे आगे इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट 1 देगा। ये वाली जो टर्म है ये भी हम इसको एज ए इनपुट इस Q3 को दे देंगे, ये वाली टर्म, ताकि
इन तीनों के प्रोडक्ट से तो ये 1 हो ही, लेकिन इन दोनों के प्रोडक्ट से यहाँ पे आगे ये दोबारा से कंप्लीमेंट हो गए 1 की बजाय 0 हो जाए। इसलिए अब इसमें जो सर्किट हम बनाएंगे, ये पहला जो है ये Q0 की इनपुट में ये चेंज करेंगे कि Q0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और Q3 की जो इनपुट है उसमें हम ये चेंज करेंगे। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे हम पहले एंड गेट नहीं लगाते थे, डायरेक्ट Q0 यहाँ पे अप्लाई करते थे। अब ये एंड गेट इसलिए लगाया है ताकि हम Q3 का कंप्लीमेंट इसके साथ Q0 के साथ मल्टीप्लाई कर सकें, और हमारा जो 10 में जो 1 आता है Q2 पे, वो हम उसको 1 आने से रोक सकें। ठीक है। और दूसरा ये जो है ये तो हम ऑलरेडी लगाते हैं ना, जैसे ये पिछले लगाते हैं पिछली आउटपुट्स का प्रोडक्ट के लिए। ये दूसरा जो एंड गेट लगाया है हमने, इसका मकसद ये है कि ये जो 10 में आखिरी Q3 पे जो 1 आ रहा होता है वो उसको रोक सकें, उसको कम्प्लीमेंट कर सकें। उस 1 को कम्प्लीमेंट इसके ज़रिए करेंगे, और पहला जो Q2 का 1 जो 0 से 1 हो जाना है उसको हम इसके ज़रिए रोकेंगे। तो फिर क्या होगा कि ये वाला जो है 9 के बाद जो 10 में जो Q2 पे 1 आना है वो इस एंड गेट की वजह से वो रुकेगा, क्योंकि इसको हमने Q3 के कंप्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया है। और जो Q3 में जो 1 आना है वो इस एंड गेट के की वजह से, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा ना, Q0 और Q3 का, तो वो 1 आर में से जाएगा और दोनों इनपुट्स को 1 1 करेगा, और क्लॉक पल्स के साथ वो अपनी स्टेट को चूंकि ऑलरेडी 1 होगा तो कंप्लीमेंट करके 0 कर देगा, और हमारे पास जो आउटपुट है वो सारी 0 0 0 हो जाएगी, और हमारे पास BCD काउंटर बन जाएगा या डिकेड काउंटर बन जाएगा। ये इसकी टाइमिंग डायग्राम आ जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के बाद ये रीसेट हो गए 0 आएगा, और उसके बाद ये दोबारा से अपना ये सर्कल कंप्लीट करेगा। 9 के बाद 0 पे आ गया, 1 2 3 4 5 6 8 9 7 6 7 8 9, और उसके बाद दोबारा रीसेट हो गए। तो ये फिर हमारे पास BCD डिकेड काउंटर बन जाएगा। तो इसमें अभी तक हमने जो किए हैं वो सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस काउंटर्स किए हैं। सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में डिफरेंस क्या है वो आपको बताया कि दोनों में क्योंकि काउंटर्स जो हैं उनमें हम क्लॉक पल्स और इनपुट के जरिए कंट्रोल करते हैं। एसिंक्रोनस काउंटर्स में हम क्लॉक पल्स डिफरेंट रखते हैं जबकि इनपुट्स सेम रखते हैं, जबकि सिंक्रोनस काउंटर्स में हम इनपुट डिफरेंट रखते हैं और क्लॉक पल्स सेम रखते हैं। तो सिंक्रोनस मतलब सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। सिंक्रोनाइज्ड तब होंगे जब क्लॉक पल्स सेम होंगी, और एसिंक्रोनस मतलब होते हैं जो कि सिंक्रोनाइज्ड नहीं होते, उनमें क्लॉक पल्सेस डिफरेंट होती हैं। तो हमने देखा कि एसिंक्रोनस काउंटर्स बनाने के लिए हमें सारी इनपुट्स जेके फ्लिप फ्लॉप यूज़ करते हुए 1 1 कर देनी होती हैं, और क्लॉक पल्सेस के जरिए हम उसकी स्टेट कंट्रोल करते हैं। और क्लॉक पल्स कैसे देते हैं, अगर पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड हो तो पिछले फ्लिप फ्लॉप की Q कंप्लीमेंट आउटपुट्स से हम क्लॉक पल्स दे देते हैं, और अगर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप्स हों तो पिछले फ्लिप फ्लॉप की Q आउटपुट्स से हम क्लॉक पल्स दे देते हैं। और अगर हमें उनका मोड चेंज करना होता है तो क्लियर वाली ऑप्शन जो है वो अगर हमारे पास है तो उससे यूज़ करते हैं। जबकि ये इसमें भी वैलिड है कि अगर सिंक्रोनस काउंटर्स हैं आपके पास, इसमें भी क्लियर वाली ऑप्शन है, तो आप उसी तरह से जैसे हमने मोड 10 और मोड 12 पे उसको रीसेट किया था वो आप इसमें भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमने ये भी देखा है कि अगर हमारे पास क्लियर वाली ऑप्शन है ही नहीं तो फिर हमें क्या करना होगा, फिर हमें जैसे देखा कि एक ये एंड गेट ऐड करना पड़ा है और आर गेट भी ऐड करना पड़ा है, ये दोनों ऐड करने पड़े हैं ताकि हम Q3 को रीसेट कर सकें, और ये एंड गेट ऐड करना पड़ा है ताकि हम Q1 को रीसेट कर सकें। Q0 के साथ जो Q1, क्योंकि 10 की बाइनरी में जो है वो हमारे पास 1 0 इसके ऊपर 1 होता है, इसके ऊपर 0 और इसके ऊपर 1 और इसके ऊपर 0। तो इस Q1 और Q3 को रीसेट करने के लिए हम Q1 को इस एंड गेट के जरिए और Q3 को हम इन दोनों गेट्स के जरिए रीसेट करके 10 पे रीसेट करके मोड 10 काउंटर या BCD काउंटर बनाते हैं। उसकी टाइमिंग डायग्राम आ गई। ये एक IC है 74HC163 4-bit सिंक्रोनस बाइनरी काउंटर। अब इसमें वो बता रहा है द क्वालिफाइंग लेबल CTRDN16, ये जो है इंडिकेट्स एक काउंटर विद 16 स्टेट्स, मतलब 0 से लेके 15 तक उसकी 16 स्टेट्स, या काउंटर डिवीजन 16 0 to 15 या मोड 16 काउंटर भी इसको कहते हैं।
ये उसने ब्लॉक डायग्राम दी है। ब्लॉक डायग्राम में क्या क्या दिया हुआ है कि ये इसकी 4 डेटा इनपुट्स हैं। डेटा इनपुट्स का मकसद ये होता है कि यहाँ पे आप कोई भी 4 बिट बाइनरी अप्लाई कर सकते हैं और उससे आप काउंटर को स्टार्ट कर सकते हैं। रीसेट करने के लिए आप यहाँ 000 अप्लाई करते हैं और फिर वो लोड करवा देते हैं। तो डेटा जहाँ से भी काउंटर को स्टार्ट करना चाहें वो आप उसकी बाइनरी आप यहाँ पे अप्लाई करें और काउंटर में लोड करवा दें। लोड कैसे करवाएंगे? ये जो लोड वाली इनपुट है यहाँ पे आप 0 अप्लाई करेंगे तो जो डेटा इनपुट्स आपने यहाँ पे अप्लाई की हुई हैं वो आउटपुट पे आ जाएंगी, काउंटर पे लोड हो जाएंगी। और ये जो क्लियर वाली इनपुट है यहाँ पे 0 देंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये सर्कल का मतलब होता है कि 0 पे वो इनपुट एक्टिवेट होती है। यहाँ पे 0 देंगे तो ये काउंटर क्लियर हो जाएगा, इसकी आउटपुट सारी 0 हो जाएंगी। और यहाँ पे मसलन अगर आप 5 से स्टार्ट करना चाहते हैं, 5 की बाइनरी यहाँ दे दें 01015 की बाइनरी आप यहाँ पे दे दें। यहाँ पे आप 0 अप्लाई करें, वो फ़ौरन आउटपुट पे चला जाएगा और उसके बाद फ़ौरन ये 0 आपको हटाना है। अगर आप लोड पे 0 अप्लाई किए रखेंगे तो जो यहाँ पे होगा वही बार बार आउटपुट पे आ रहा होगा, वो आगे चलेगा ही नहीं, काउंटर नहीं रुकेगा, क्योंकि बार बार वो लोड उसको 5 ही करवा देगा और काउंटर आगे नहीं चलेगा। आपने 5 लोड करवाया तो फ़ौरन इस पे लोड पे जो आपने 0 अप्लाई किया है वो अगली पल्स आने से पहले ही आपको हटा देना होता है। अच्छा, ये ENT और ENP जो है ये इनेबल करने के लिए 2 पिन हैं। तो इन पे दोनों पे 1 होगा तो काउंटर इनेबल होगा, दोनों में से किसी एक पे भी 1 ना हुआ तो काउंटर रुक जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आप क्लॉक पल्स देंगे। उसके बाद ये डेटा इनपुट्स का आपको बता दिया कि ये इनका मकसद बेसिकली काउंटर को किसी पर्टिकुलर स्टेट से स्टार्ट करवाना है। ठीक है, ये लोड करवाती हैं, जो भी लोड करवाना होता है वो इनपुट पे दिया जाता है। ये या 4 इसकी आउटपुट्स हैं, Q0, Q1, Q2 और Q3। और ये RCO जो है ये रिपल क्लॉक आउटपुट है। रिपल क्लॉक आउटपुट मतलब कि ये जो टर्मिनल TC टर्मिनल काउंट जो इसकी मैक्सिमम काउंट 15 आएगी उस वक्त यहाँ पे एक पल्स जनरेट होगी, इसके अलावा इस पर और कुछ नहीं आएगा। तो 0 से लेके 15 तक चलेगा, जो ही 15 आएगा उस वक्त इस पर एक पल्स आएगी और उसके बाद दोबारा से ये दोबारा इस पे 1 आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे सर्कल लगा होता तो उस वक्त यहाँ पे 0 आता। तो RCO पे 15 पे RCO पे 1 आएगा और जो ही वो दोबारा से 0 होगा वो 1 जो है वो दोबारा 0 हो जाएगा। अब इसकी हम टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। इसमें आपने ये देखा कि ये 4 डेटा इनपुट्स हैं, उसके बाद ये क्लियर वाली इनपुट है और ये लोड वाली इनपुट है और ये दोनों इनेबल करने के लिए हैं, यहाँ पे क्लॉक पल्स देते हैं और ये RCO जो है ये भी। तो ये 5 आउटपुट हैं और ये जो है ये बाकी सारी इनपुट्स हैं। अब ये जो ब्रैकेट्स में दिए होते हैं ये IC के पिन नंबर हैं। ये पिन नंबर 1 है, 9 है, 10 है, 7 है, 2 है, 3, 4, 5, 6। ये पिन नंबर जो हैं वो IC के किस तरह से काउंट करते हैं ये आप लैब में भी देखेंगे। और बेसिकली IC के एक साइड पे डार्ट लगा होता है, उस डार्ट से हम देखते हैं कि ये पिन नंबर 1 है, 1 2 3 4 5 6, और उसको हम एंटी क्लॉकवाइज जो है वो काउंट कर लेते हैं, जितने भी पिन्स हों उनकी नंबरिंग कर लेते हैं। तो अगर नीचे 7 पिन है तो 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बिल्कुल ऊपर वाली 8 होगी, 8 9 10, और 1 के ऊपर वाली आखिरी होगी। इस तरह से हम उसकी पिन्स काउंट करते हैं। तो ये ब्रैकेट्स में जो है वो पिन नंबर दिए होते हैं। तो ये 11 नंबर पिन पे है, ये 12 पे, ये 13 पे, ये 14 पे, और 15 नंबर पिन पे RCO है। 3 4 5 6 पे डेटा इनपुट सप्लाई करेंगे। 1 9 10 7 2 जो है इन पे आप क्लियर, लोड और इनेबलिंग और क्लॉक पल्स देंगे। इसके अलावा जो पिन होंगी, किसी पे ग्राउंड अप्लाई किया होगा, किसी पे आपने पावर सप्लाई या VCC अप्लाई की होगी, तो ये टोटल 16 पिन IC होगा, जिसके 8 पे ग्राउंड होगा और 16 पे VCC होगी, और बाकी जो है वो उन पे ये बताया हुआ है 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये जो 14 है ये इनपुट और आउटपुट हैं, और 15 और 16 जो 2 पिन हैं, 15 8 नंबर पिन जो है उसको ग्राउंड किया होगा, 16 नंबर पिन जो है उस पर पावर सप्लाई उस IC की VCC जिसको कहते हैं वो दी हुई होगी। अब इसकी टाइमिंग डायग्राम देखते हैं। ये इसकी एग्जांपल के तौर में टाइमिंग डायग्राम दी है कि क्लियर पे ये है, लोड पे ये है, और डेटा इनपुट्स पे ये अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, और क्लॉक पल्स ये चल रही है। इनेबल ENP और ENT पे ये दिए हुए। ये जो ब्लू वाली हैं
ये बेसिकली इनपुट्स हैं। तो ब्लू वाली सारी इनपुट्स हैं, ये ग्रीन वाली आउटपुट्स हैं। अब इसको हम किस तरह से देखेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये जो डेटा इनपुट्स हैं ये तब लोड होंगी जब लोड पे ज़ीरो आएगा, इस दौरान लोड होंगी, और ये एसिंक्रोनस है। इनपुट्स दो तरह की होती हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। सॉरी, हाँ, दो इनपुट दो तरह की होती हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस। और ये वाली जो इनपुट्स हैं ये सिंक्रोनस सिंक्रोनस जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव एज के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो गए एक्टिवेट होती हैं। इसमें आप जैसे क्लियर में आप देखें यहाँ पे ही ज़ीरो आ गया है, लेकिन इसकी आउटपुट इस बिल्कुल यहाँ पे जाके ज़ीरो नहीं हो रही। क्लॉक पल्स, ये जो क्लॉक पल्स का पॉजिटिव एज आया है उस वक़्त ये एक्टिवेट हुई है और उसने सारी आउटपुट से हैं वो ज़ीरो कर दिए। तो इस ये 0 0 0 0 आउटपुट सारी क्लियर हो गई, Q0 Q1 Q2 और Q3। और इससे पहले 0 या 1 कुछ भी थी उसको डॉटेड लाइन से शो किया है कि ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे वो डेफिनेटली 0 हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या होगा? अगली पल्स पे ये लोड पे चूंकि 0 है, क्लियर यहाँ पे ख़त्म कर दिया। अगर ये ख़त्म ना कर दे तो दोबारा से यहाँ पे इस पल्स पे दोबारा पे वो क्लियर कर देता। तो अब यहाँ पे लोड पे 0 है, तो ये लोड वाला 0 जो है इस पल्स पे एक्टिवेट हो गए, ये डेटा लोड कर देगा। वे है क्या? 0 0 1 1 12 की बाइनरी बनती है, 1 1 0 0 12 की बाइनरी। तो ये जो 12 है वो यहाँ पे लोड हो जाएगा, 1 1 0 0। ये 12 की बाइनरी लोड हो गई। तो उसके बाद फिर क्या है? अब ये दोनों इनका इफेक्ट ख़त्म हो गया क्योंकि इसके बाद वो 1 चल रही हैं। अच्छा, उसके बाद क्लॉक पल्स के अगले पॉजिटिव एज पे हम देखेंगे कि काउंटर इनेबल है कि नहीं। काउंटर पे दोनों 1, ENP और ENT पे दोनों पे 1 है तो काउंटर इनेबल होगा, आगे चलेगा। 12 के बाद इस पल्स पे जाके वो 13 हो जाएगा, और फिर इस पल्स पे जाके वो 14 होगा, और इस पल्स पे जाके 15 होगा, और इस पल्स पे जाके वो रीसेट होगा, 0 हो जाएगा। और मैंने आपको कहा था कि 15 जो ही आएगा RCO पे एक 1 आएगा, और रीसेट होते ही वो दोबारा से 0 हो जाएगा। तो RCO का बेसिकली मकसद ये होता है कि अगर हमें अगला कोई काउंटर चलाना होता है इसकी बेस पे, तो फिर हम RCO रिपल क्लॉक आउटपुट जो है वो यूज़ कर लेते हैं अगले के लिए एज ए क्लॉक पल्स। और फिर वो क्या करता है कि जो ही ये 15 के बाद ये रीसेट होके 0 होता है, इसका कंप्लीमेंट, इसका फिर हमें कंप्लीमेंट करके ये पॉजिटिव एज बनाते हैं और ये उसको एज ए क्लॉक पल्स दे देते हैं। तो इस पॉजिटिव एज पे वो अपनी स्टेट चेंज कर लेता है। तो RCO को हम अगले काउंटर के लिए एज ए क्लॉक पल्स यूज़ करते हैं जब हमें कोई बड़ा काउंटर बनाना होता है। फिर RCO का मकसद बेसिकली एक्सटेंशन होता है, काउंटर की एक्सटेंशन के लिए इसको हम एज ए क्लॉक पल्स के तौर पे यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद 15 के बाद यहाँ पे ये 0 हुआ, और उसके बाद ये 1 हुआ, और ये 2। उसके बाद जो है वो उसने ये कहा है कि 2 के बाद ऐसे ही रुका रहेगा। रुका इसलिए रहेगा कि ये जो ENP और ENT हैं इन दोनों पे 1 होना चाहिए था, लेकिन ये एक 0 हो गया। जो ही ये 0 हुआ उसके बाद काउंटर रुक गया, और यहाँ पे जाके ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फिर काउंटर रुका रहेगा, क्योंकि दोनों जब तक 1 नहीं होंगे काउंटर नहीं चलेगा। तब उसने ये बता रहा है, नीचे वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे काउंटर क्लियर हुआ था, ये सारे 0 0 हो गए। और ये प्रीसेट है जो भी आपने यहाँ डेटा इनपुट्स पे अप्लाई किया हुआ है वो प्रीसेट वो लोड हो जाएगा। तो ये 12 का डेटा दिया था, तो ये 12 जो है वो इस पे लोड हुआ। अब उसके बाद काउंटर आगे चलना शुरू हो गया, 13 हुआ, 14 15 15 के बाद फिर रीसेट हो गए 0 1 2, और यहाँ पे जाके उसके बाद ये चूंकि काउंटर इनेबल नहीं रहा, तो इनहिबिट का मतलब होता है रुक जाना, होल्ड कर लेना, अपनी स्टेट रोक लेना। तो काउंटर यहाँ पे 2 के बाद ये 2 डिस्प्ले होगा, उसके बाद ये काउंटर रुका रहेगा जब तक आप उसको दोबारा इनेबल नहीं करेंगे, वो अपनी स्टेट्स काउंट नहीं करेगा। अब क्लॉक पल्सेस तो चल रही हैं, लेकिन उन पल्सेस को काउंटर काउंट नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको इन दोनों ENP और ENT पे 1 1 अप्लाई नहीं किया हुआ। काउंटर रुक जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। तो ये इसकी 74HC163 जो मोड 16 काउंटर है उसकी ये टाइमिंग डायग्राम थी। ये 74F162 सिंक्रोनस BCD डिकेड काउंटर, ये मोड 10 काउंटर है। पिछला मोड 16 था, 0 से 15 तक गया था, और ये 0 से लेके 9 तक जाएगा। इसकी जो टर्मिनल काउंट 9 है वहाँ पे एक पल्स जनरेट होगी 1,
और ये इसकी डेटा इनपुट्स हैं, और ये जिस तरह से उसमें पी और टी इनेबल करने के लिए थी, उस तरह से ये क्लॉक पल्स है, ये आउटपुट्स हैं, ये डेटा इनपुट्स हैं, और ये इसको रीसेट करने के लिए है, और ये इसको जो है वो इसकी जो डेटा इनपुट्स हैं उसको इसके ज़रिए हम पीई के ज़रिए इसको 0 अप्लाई करके डेटा इनपुट्स लोड करवाते हैं। अब ये इसकी टाइमिंग डायग्राम है। ये बिल्कुल उसी तरह जब इस पे एसआर पे 0 होगा तो ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पीई पे 0 होगा तो ये प्री सेट हो जाएगा यहाँ बेस पल्स पे। और ये इसकी ये जो क्लियर वाली इनपुट है ये एसिंक्रोनस है, इसलिए जो ही ये 0 हुआ उसी टाइम पे ये सारी आउटपुट्स 0 हो गई हैं, इसमें क्लॉक पल्स का उसने वेट नहीं किया, ठीक है। तो ये जो एस आर है जो कि रीसेट करने के लिए है, जो ही इस पे 0 आएगा उसी टाइम पे ये रीसेट हो के चार आउटपुट्स 0 हो जाएंगी। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे डेटा लोड हो रहा है, क्या है लोड, क्या हो रहा है, ये है 0 1 1 1 7 7 की बाइनरी है, तो ये 7 लोड होगा प्रीसेट 7 इस पे लोड हुआ तो ये 0 1 1 1, ठीक है। अब उसके बाद CEP और CET दोनों पे 1 चल रहा है यहाँ तक, तो काउंटर यहाँ तक चलेगा, इस पल्स तक काउंट करेगा। 7 के बाद 8 9 10 8 9 10 की बजाय 0 होगा, 1 2 और उसके बाद 3, उसके बाद फिर जो है ये डिसेबल हो गया, रुक गया। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ प्रीसेट 7 हुआ, उसके बाद अगली पल्स पे 8 हुआ, 9 पे RCO या टर्मिनल, ये जो टर्मिनल काउंट पे जो पल्स जनरेट हुई है वो आ रही है। उसके बाद फिर ये 0 1 2 और 3 के बाद आगे रुका हुआ है। तो यहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ पे प्रीसेट हुआ 7 पे, फिर उसने काउंट शुरू कर दिया 7 के बाद 8 9 0 1 2 3, यहाँ तक उसने काउंटिंग की है, और उसके बाद फिर ये बात दोबारा से यहाँ पे रुक गया है, अपनी स्टेट होल्ड कर ली है। तो ये इसकी 74F162 की टाइमिंग डायग्राम थी।